गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो गया टॉपिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो है द कोस्ट ऑफ इंडिया, और इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है उसका भी अध्ययन करेंगे। वो आपका टॉपिक है भारत का डिजर्ट यानी इंडियन डिजर्ट, तो द इंडियन डिजर्ट। उसके बाद अध्ययन करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की जो प्रवृत्ति है थोड़ी अब चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब कथन कारण में आने लगे हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा दे रहे हों, वनडे एग्जाम में तो सीधे पूछ देता है, फैक्ट पूछता है सीधे, लेकिन आप यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस की अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यू कैन डू हार्ड वर्क रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल टॉपिक, तो देन तो यू कैन चूज दो आपके जो स्टेटमेंट क्वेश्चन, जब भी आप मेरिट में आ पाएंगे, अदरवाइज इट इज़ टिपिकल मैटर है। ऐसा टिपिकल मैटर भी नहीं कह सकते। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक को थीम को समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी मोर देन होगी। क्लियर दोस्तों? तो आज हमारा ये टॉपिक है द कोस्ट ऑफ इंडिया और द डिजर्ट ऑफ इंडिया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं दोस्तों। भारत का जो तटीय क्षेत्र, भारत का तटीय क्षेत्र भारत का तटीय क्षेत्र और भारत का मरुस्थल, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। सहायता दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे लिखता हूं, द कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया एंड द डिजर्ट ऑफ इंडिया। तो दीज आर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। अदर कंपटीशन, यहाँ से क्वेश्चन आपके या तो कथन कारण पूछे जाते हैं या सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, तो आप लोग समझें इसको। तो पहला हम टॉपिक समझते हैं भारत का तटीय क्षेत्र। पहला टॉपिक है भारत का तटीय मैदान। तटीय मैदान तो जितने कोस्टों का जो निर्माण हुआ, मैदानों का जो निर्माण होता है, तो लगभग नदियों द्वारा या कोई हलचल हुई हो उसके द्वारा निर्माण होता है। और ये तट, भारत में दो तट पाए जाते हैं, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट।
पूर्वी तट और पश्चिमी तट में अंतर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पूर्वी तट पर कौन कौन से तटीय क्षेत्र हैं और कौन सा तटीय क्षेत्र नहीं है, क्यों बना हुआ है, इसकी क्या विशेषता हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। क्लियर दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है तो वो दो प्रकार का है, दो भागों में बटा हुआ है। एक है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी तटीय क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र, यानी ईस्ट कोस्ट एरिया और वेस्ट कोस्ट एरिया इज लोकेटेड इन इंडिया। द वेस्ट कोस्ट एरिया is located Arab Sea and then the east coast area located Bay of Gulf। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पश्चिमी तट है वो काफ़ी कटा फिटा क्षेत्र है, कटा हुआ क्षेत्र है, और हमारा जो उसकी जो पश्चिमी तट यानी कि पूर्वी तटीय क्षेत्र की जो सीमा है वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर हम द्वीप समूह को सम्मिलित कर लिया जाए, हम पढ़ा चुके हैं पहले आपको, तो टोटल होती है 7516.6 किलोमीटर है। क्लियर दोस्तों, जो हमारी मूल भूमि है उसकी जो सीमा है वो है आपकी 6100 किलोमीटर। तो इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट पर कौन कौन से तट हैं, कौन से कोस्ट हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब देखते हैं इस मैप के थ्रू जिस तरह से ये गुजरात वाला क्षेत्र है और ये काफ़ी ये कटापटा क्षेत्र है इस तरह से। फिर ये आपका आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आएंगे गोवा, फिर ये कर्नाटक, कर्नाटक से आप केरल, और केरल के बाद ये कन्याकुमारी, और इस तरह से ये मुड़ा हुआ है। क्लियर दोस्तों, और ये इस तरह से तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, और ये इस तरह से ये जाता है, और ये है आपकी पुलिकट झील, चिल्का झील से होते हुए गुजरता है। क्लियर दोस्तों, और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपके हैं न्यूमुर द्वीप समूह, इस तरह से ये फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, तो ये वाला पूरा क्षेत्र है, इसको जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर, और ये वाला क्षेत्र है बना हुआ है तो नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद है, जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंख हैं, उससे ये निर्मित तटीय क्षेत्र है। क्लियर, तो यहाँ पर जो नदी है साबरमती, माही, इधर से एक नदी आती है नर्मदा, फिर एक आती है आपकी ये ताप्ती, इससे ढेर सारी नदियाँ हैं। यहाँ पर आपकी मांडवी, ये ज्वारी, इससे से ये नदी फैली हुई है। और ये वाला क्षेत्र है हमारे, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये इस तरह से ये फैला हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पर सर क्रीक, कोरी क्रीक स्थित है। और ये टोटल जो क्षेत्र है ये वाला, ये सौराष्ट्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये छोटा कच्छ का रण है और ये पूरा सौराष्ट्र क्षेत्र, इसे काठियावाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें कॉस्टों की देखें तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो इसकी जो औसत चौड़ाई है इसकी, यानी पश्चिम घाट की औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है, लगभग ऑलमोस्ट 65
किलोमीटर क्या है इसका, ये वाइडली है, कौन सा, वेस्ट कोस्ट। क्लियर। तो ये इसकी जो आकृति है वो एक दंतनुमा है, यानी कि कटा-फटा क्षेत्र है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो आपके पोर्ट मिलते हैं वो किस तरह के हैं, नेचुरल पोर्ट हैं, देन एनी अदर आपके ईस्ट कोस्ट। क्लियर। यानी कि वेस्ट कोस्ट पर सबसे अधिक प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं और यहाँ पर इसी को दंतदुर्ग या दंतनुमा इसकी आकृति है, इसे जाना जाता है। क्लियर। लेकिन इसकी जो औसत चौड़ाई बताई थी 65 से 68 है लगभग, लेकिन इसकी अधिक जो चौड़ाई है वो है आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। यहाँ पर जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 किलोमीटर है। वैसे औसत चौड़ाई कितनी है, 65 किलोमीटर है। क्लियर। तो अब ये आती है कि यहाँ पर जो हमारे कोस्ट हैं तो इसको सौराष्ट्र या काठियावाड़ क्षेत्र, एक आपका सरक्री कोरिक्री ये वाले, और ये पूरा ये कौन सा कोस्ट है, ये काठियावाड़, ये फैला हुआ है इस तरह से। ठीक है। गुजरात का तट, सौराष्ट्र कोस्ट कौन सा हो गया, ये सौराष्ट्र कोस्ट। क्लियर। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपके फैला हुआ है जो गुजरात में आपके नर्मदा ताप्ती नदी पर, सूरत, जो ताप्ती नदी पर एक नगर बसा हुआ है, सूरत तक ये फैला हुआ है। सौराष्ट्र क्षेत्र या इसे काठियावाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये ताप्ती नदी से लेकर के मलप्रभा नदी तक, ये मलप्रभा नदी तक इस तट को जानते हैं, ये वाला तट है, इस तट को कहते हैं कोकर तट। कौन सा तट है ये, कोकर तट। क्लियर दोस्तों। और ये आपकी जो ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी से मलप्रभा नदी है, ठीक है, ये मांडवी ज्वाई नदी है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, गोवा वाला क्षेत्र है, गोवा तक फैला हुआ है। और गोवा से लेकर के ये बंगलौर तक, यानी कि मंगलुरु तक, ये बंगलुरु तक, बंगलुरु तक इस कोस्ट को केनारी कोस्ट, क्या, केनारी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। और इसके मंगलुरु से लेकर के और ये फैला हुआ है आपके कन्याकुमारी तक। इस तट को कहते हैं मालाबार तट। क्लियर। ये कौन सा तट है, मालाबार तट। और ये वाला तट कौन सा रहा, ये वाला तट है आपका सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर सौराष्ट्र तट, कोकर तट, केनाई तट, कन्नड़ तट, तो पहला हमारा हो गया सौराष्ट्र या इसे काठियावाड़ कहेंगे, दूसरा हो गया कोकर तट, थर्ड हो गया आपका केनारी, 4 हो गया कन्नड़, और 5 है आपका मालाबार तट, मालाबार तट। क्लियर। अब इसकी कुछ विशेषताएं समझते हैं। सौराष्ट्र कोस्ट, सौराष्ट्र या काठियावाड़, यानी कि सौराष्ट्र या काठियावाड़ जो है
यह गुजरात में स्थित है। यानी कि गुजरात सर क्रीक और कोरी क्रीक से लेकर के, यानी कि सर क्रीक या कोरी क्रीक से लेकर के नर्मदा नदी पर स्थित एक नगर ताप्ती नदी तक यानी सूरत तक विस्तृत है। यानी सूरत तक ये फैला हुआ है। क्लियर? ये टोटल पूरा क्षेत्र। और यहाँ पर इसी कोस्ट पर सर क्रीक और कोरी क्रीक जो पाकिस्तान के बीच विवादित है, और यहीं पर एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, यहाँ पर कांडला बंदरगाह भी स्थित है। क्लियर? और इसके बाद सूरत से लेकर के गोवा तक, ठीक है, मलप्रभा नदी तक, यानी कि मलप्रभा नदी तक यह तट की जो उसकी औसत चौड़ाई है 80 किलोमीटर है, जो नर्मदा ताप्ती के बीच में। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं, ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। क्लियर? यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। क्लियर? तो इससे पहले जो ऊपर वाला था सौराष्ट्र कोस्ट या आपका काठियावाड़ कोस्ट, ये टोटल आपका खम्बात की खाड़ी तक फैला हुआ है, और यहाँ पर छोटे छोटे कई ढेर सारे पोर्ट भी स्थित हैं, क्योंकि ये यहाँ का जो पृष्ठ प्रदेश है, हिंटरलैंड है, उसके आने वाला जो कच्चा माल होता है वो विदेशों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। क्लियर दोस्तों? फिर नेक्स्ट आता है कोकण तट। कोकण तट सूरत से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, और यह तट यहाँ पर आपका एक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल बंदरगाह है। उस बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह, मुंबई पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हमारी जितने भी रासायनिक या अपने प्राकृतिक या आपके पेट्रोलियम संबंधित यहाँ से क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे वस्तुएं क्या है आज निर्यात की जाती हैं। क्लियर? इसके बाद आता है केनारी तट, या इसको कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा से लेकर के बंगलुरु के मध्य स्थित है। क्लियर? यानी कि गोवा से लेकर के बंगलुरु के मध्य स्थित है। इसे केनारी या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? क्योंकि ये उत्तर में काफ़ी चौड़ा है विस्तार, लेकिन ये दक्षिण तरफ क्या है संकुचित होता चला जाता है, संकीर्ण होता है। क्लियर? किधर? केरल की तरफ। तो इस तट पर बंगलुरु बंदरगाह स्थित है, और यहाँ पर चाय कॉफ़ी वगैरह निर्यात की जाती है। क्लियर? इसके दक्षिण में सबसे इम्पोर्टेंट जो तट है वो मालाबार तट है। मालाबार तट भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, जो कि यह है बंगलुरु से लेकर के और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। क्लियर? यानी कि बंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि मालाबार तट पर भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को आपका यहाँ एक बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह पर पहुंचा। जैसे ही यहाँ पहुंचता है तो यहाँ का एक शासक था जबोरन ने उसका स्वागत किया, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वो क्या करना था, ट्रेड करना था, यहाँ से गर्म मसाले ले जाने थे। क्योंकि ये खोज करते हुए जब ये आया तो ये कहाँ पहुँचा, केरल तट पर। और इस क्षेत्र पर सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक मसाले, रबड़ की खेती, चाय की खेती, और यहाँ सघन वनस्पतियाँ मिलती हैं। शांत घाटी यानी काम्प वैली यहीं पर स्थित है।
यहाँ की जो नदियाँ हैं वो पेरियार है, भरतपूजा है, ठीक है ना। तो यहाँ की जो झीलें हैं वो कौन सी झीलें हैं? कयाल झील है, जैसे वेमानंद झील, अष्टमुखी झील, वो सब कहाँ पर है? केरल के तट पर स्थित है। और केरल के तट पर सबसे अधिक यहाँ पर जो खनिज पदार्थ मिलता है वो आपको मोनाजाइट, थोरियम की मात्रा, बालू जो क्षेत्र है, बालू यहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक बालू के रेशों में थोरियम और मोनाजाइट सबसे अधिक भारत में कहाँ मिलता है? तो मालाबार तट पर मिलता है। क्लियर दोस्तों? और मालाबार तट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ये कोचीन बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। क्लियर? तो आपसे ये क्रम पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकता है और दक्षिण से उत्तर भी क्रम पूछ सकता है। तो दक्षिण से उत्तर क्रम जो है मालाबार तट, कन्नड़ तट, इसी को केनाई तट के नाम से जाना जाता है, कोकण तट, सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो आपसे ये पूछेगा मालाबार तट कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी घाट पर स्थित है। शायद क्लियर हो गया हो। तो यहाँ से जो पूछा जाता है, तो यहाँ से वेमाना झील किससे निर्मित है? तो कयाल से निर्मित है। यहाँ पर मछली पकड़ी जाती हैं, ठीक है ना, यहाँ सब जगह मछली पकड़ी जाती हैं। तो इस तरह से ये मालाबार तट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आता है आपका पूर्वी घाट का, यानी कि आपका कौन सा हो गया? ये पश्चिमी घाट के, यानी कि ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के तट, यानी कि वेस्ट जो हमारा घाट है उसके सारे टोटल तट हो गए। अब देखते हैं पूर्वी घाट के तट। जो पूर्वी घाट के जो तट हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णा नदी से लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर के, ये कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से लेकर के ये वाला पूरा क्षेत्र, और कहाँ तक? ये कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक जो फैला हुआ है, इस तट को कहते हैं कोकण तट। क्या कहते हैं इसे? कोकण तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। शायद क्लियर हो गया होगा। यानी कोरोमंडल तट है तो ये कौन सा है? कन्याकुमारी से लेकर के आपकी कहाँ तक? यहाँ पर है आपकी कृष्णा नदी तक, ठीक है ना। कृष्णा नदी तक कोरोमंडल तट फैला हुआ है। क्लियर? अब बात ये आती है कि कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी तक ये वाला तट, ये तट जो है, इस तट को कहते हैं गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, या इसे कहते हैं काकीनाडा तट, काकीनाडा तट। क्लियर? अब बात ये आती है कि यहां पर कृष्ण नदी है और यहां पर कौन सी नदी है? ये गोदावरी नदी, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, और गोदावरी नदी से लेकर के उड़ीसा तक ये है। इस तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उत्कल तट। क्लियर? और उड़ीसा से लेकर के, यानी ये कटक से लेकर के, और आपका ये टोटल ये यहाँ तक फैला हुआ है, इस तट को जाना जाता है
उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं इसे? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार। क्लियर दोस्तों? साथ ही ये तट समझ में आए होंगे आपके में। एक बात फिर समझते हैं। तो ये तट टोटल कौन से हो गए? ये तट हैं आपके पूर्वी घाट के, पूर्वी घाट के तट। क्लियर? तो पूर्वी घाट जो ईस्ट घाट, तो ईस्ट घाट इज एट लोकेटेड कन्याकुमारी कोस्ट, गोलकोंडा कोस्ट, उत्कल कोस्ट, यानी कि नॉर्थ सरकार कोस्ट स्थित हैं। क्लियर? क्योंकि अगर ये पूछता है आपसे दक्षिण से उत्तरी तरफ, तो आप बताएं कोरोमंडल तट, फिर बताएं गोलकुंडा या काकीनाड तट, उत्कल तट और उत्तरी सरकार। तो पहला हमारा कौन सा हो गया? पहला हुआ आपका कोरोमंडल तट, दूसरा कौन सा हुआ? गोलकुंडा तट, सी कौन सा हुआ? उत्कल तट, और डी पे आपका आता है उत्तरी सरकार। क्लियर दोस्तों? ये सारे तटों का जो निर्माण हुआ, तो यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है कावेरी, और नीचे आपकी यहाँ पर बेगई है, ताम्रपाणी है। इसके बाद एक नदी आती है इधर से, इस नदी का नाम है कृष्णा, और यहाँ से एक नदी निकलती है, ये आपकी है कौन सी? गोदावरी। तो ये कौन सी हो गई? कृष्णा, और ये कौन सी नदी है आपकी? गोदावरी। ठीक है दोस्तों? और यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है आपकी महानदी, महानदी। ठीक है? और यहाँ पर छोटी छोटी नदी हैं आपकी, जैसे ब्राह्मणी, परसुणी, स्वर्णरेखा, हुगली नदी, और ये आपकी कौन सी आती है? गंगा नदी। ये गंगा इस नदी का उद्गम हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? ये ब्राह्मणी है, परसुणी है, स्वर्णरेखा है, और ये आपकी हुगली नदी है, और ये कौन सी है? आपकी गंगा है। क्लियर? इस तरह से ये क्षेत्र फैला हुआ है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार तट भारत के पूरब में पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक फैला हुआ है। क्लियर? इस तट पर विश्व का सबसे बड़ा, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, इसी उत्तरी सरकार पर स्थित है। और मैंने आपको इससे पहले हमने आपको अध्ययन कराया था कि यहीं पर नीमूर द्वीप समूह, गंगा सागर भी स्थित है। ठीक है ना? गंगा सागर भी स्थित है, और इसी क्षेत्र में यहाँ के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, क्लियर, यहाँ पर जो चावल की खेती होती है, तो यहाँ पर 3 फसल हो जाती है एक साल में, अमन, ओस और बोरो। ठीक है ना? तो यहाँ पर बंदरगाह भी है, हुगली बंदरगाह है, हुगली पोर्ट है, और ये काफ़ी नदी के द्वारा लाए गए अवसाद, जलोढ़ शंख, जलोढ़ पंख से निर्मित एक नवीनतम मृदा का निर्माण हो रहा है। सबसे अधिक नवीनतम मृदा का निर्माण हो रहा है, वो हो रहा है आपके पूर्वी घाट पर। ठीक दोस्तों? यानी कि सबसे ज़्यादा नवीनतम जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? यानी कि आपके इस क्षेत्र में हो रहा है। और यहाँ पर सबसे अधिक ज्वारी बंदरगाह मिलते हैं, ज्वारीय वनस्पतियाँ मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं? ज्वारीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आपसे ये पूछता है कि भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति, कक्ष वनस्पति, ज्वारी वनस्पति या आपको सुंदरीय वन सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं भारत में? तो सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं उत्तरी सरकार अर्थात पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? क्योंकि भारत की प्राचीन राजधानी कलकत्ता थी,
क्लियर दोस्तों। 1911-12 में आपकी जो ट्रांसफ़र हुई है वो है आपकी दिल्ली में हुई है। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा क्षेत्र है। अब ये उत्तरी सरकार से लेकर के आपके उत्कल तट है, ये आपका फैला हुआ है ये गोदावरी नदी तक, और इसी तट पर आपका व्हीकल द्वीप है, ठीक है ना। यहाँ से मिसाइलें प्रक्षेपण की जाती हैं। इसका नाम बदल दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और ये सारा टोटल तट है, ये सब नदियों से निर्मित है, नमीन मृदाएं पाई जाती हैं, उत्कल तट है। क्लियर दोस्तों। और इसके दक्षिण में आपकी उत्कल तट यानी कि गोदावरी नदी से लेकर के कृष्णा नदी तक, इस तट को गोलकुंडा या काकीनाडा तट के नाम से जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये तट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सबसे अधिक ये उपजाऊ भूखंड है, ये तटीय इलाका का ये काफ़ी उपजाऊ भूखंड है। इस भूखंड पर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, लोग हैं, आंध्र प्रदेश के लोग, यहाँ सबसे अधिक चावल की खेती करते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा, वॉयल ऑफ राइस इज लोकेटेड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा एरियाज एंड ईस्ट कोस्ट। क्लियर। यानी कि कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पर जो चावल कटोरे के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, थोड़ा सा इधर, यानी कि यहीं पर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम यहीं पर स्थित है। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था। क्लियर। तो यहाँ से सबसे अधिक, यानी किससे, विशाखापट्टनम से सबसे अधिक जो आपका कच्चा माल जाता है वो कहाँ जाता है, आपका जापान। यानी कि जापान के लिए इधर आपका जो जापान है, इस तरह से ये क्षेत्र फैले हुआ है। टोक्यो, यह है आपका होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, कच्चा माल जाता है कहाँ पर, जापान के लिए। ये कौन सा है, जापान। क्लियर। क्योंकि एशिया महाद्वीप का सबसे विकसित राष्ट्र जापान, डेवलपमेंट कंट्री इज लोकेटेड ईस्ट एशिया एंड एशिया कॉन्टिनेंटल। क्लियर। तो शायद समय आ गया होगा। और यहाँ पर इसके बाद पारादीप बंदरगाह भी है, यानी उड़ीसा के पास पारादीप बंदरगाह से भी यहाँ से क्या है, जापान के लिए भी कच्चा माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अब बात ये आती है, इसी कृष्णा नदी जो डेल्टा है, यहाँ पर सबसे अधिक चावल की खेती होती है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक और बता देता हूँ, चावल की डलिया, भारत में चावल की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये फैक्ट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चावल की डलिया वो कहते हैं छत्तीसगढ़ को, ठीक है ना। और डलिया क्यों कहते हैं, चावल की डलिया, क्योंकि एक टोकरी में, बास्केट में, तो उसमें क्या है, दे आर डिफरेंट उसमें क्या है, स्पीसीज होती हैं, यानी कि ट्राइब, जो अलग अलग क्या है उसमें प्रजातियां होती हैं, ठीक है ना, पाई जाती हैं कि चावल की अलग अलग जो प्रजातियां हैं उसमें स्थित होती हैं, और उसमें क्या है, रखी होती, चावल के अलग अलग होते हैं, उसमें रखा होते हैं, उसी को ही चावल डलिया के नाम से जाना जाता है। उसे किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को, ठीक है। और चावल कटोरा किसे कहते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। क्लियर। अब बात ये आती है कि कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट इज वेरी इंपॉर्टेंट अदर कंपटीशन, और ये आपसे कभी कथन कार्ड में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि कोरोमंडल तट पूरी घाट पर स्थित है,
कथन हो गया, कारण देगा। मालाबार तट पश्चिम घाट पर स्थित है, तो ये पूछेगा ए आर की व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या करता है, तो यह यानी कि दोनों क्या है, व्याख्या नहीं करते हैं। कोरोमंडल तट क्या पर है, आपका पूर्वी घाट पर है, और आपका जो मालाबार तट है वो कहाँ पर है, आपका पूर्वी घाट पर, सॉरी पश्चिमी घाट पर स्थित है। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इस कोरोमंडल तट की कुछ विशेषता देखते हैं। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणतम है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर एक पड़ोसी राष्ट्र है श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर ढेर सारे बंदरगाह भी हैं, चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है ना, एन्नोर बंदरगाह है, और यहाँ पर क्या है, पाक जल संधि है, ठीक है, पम्बन द्वीप है, धनुषकोडी है, ठीक है, रामेश्वरम है। अब बात ये आती है कि कोरोमंडल तट पर जो सबसे अधिक शीतकालीन वर्षा होती है भारत में, यानी कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक शीतकालीन वर्षा होती है। कहां पर होती है, कोरोमंडल तट पर। तो आपको ये पता है कि ये जब यहां पर हमारी भूमध्य रेखा है और जब शीतकाल होता है तो यहां पर क्या है, हमारा यहां लो टेम्परेचर बन जाता है, और इधर हमारा क्या एक हिमालय पर्वत है इस तरह से, और इधर से हमारी एक आती है क्या, जेट स्ट्रीम द्वारा भूमध्य सागरीय से बनती हुई हवा आती है, एक इस तरह प्रवेश करती है और इधर से प्रवेश करती है। जब ये इस तरह से हवा आती है और इस तरह चल के आती है यहाँ, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है हवा, ठीक है ना, इसे आने वाला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हवा आती है और यहाँ पर कहाँ पर, तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु पर सबसे आकर के क्या है, टकराती हैं, और टकराने के बाद यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है, ठीक है ना। यहाँ पर शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये पूछता है कि भारत में सबसे अधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ, किस तट पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तो यहीं पर सबसे अधिक होती है, ठीक है ना, कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर। और यहाँ पर आपको फिर क्या सघन वर्षा मिलेगी, यहाँ पर चावल खेती भी होती है, यहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल मिलती है, और इसीलिए कावेरी नदी को सतत वाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इस नदी को सतत वाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। साथ क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक था। तो आपको ये कोस्ट के बारे में, यानी भारत के तटीय क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की, तो आपको एक बार फिर समझते हैं, ये कौन सा अरब सागर है और इधर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में कौन कौन से तट स्थित हैं, तो अरब सागर के उत्तर में सौराष्ट्र या काठियावाड़ क्षेत्र, पश्चिम में कोकण तट, किनारी या कन्नड़ तट, मालाबार तट। तो ये टोटल किस पर हैं, पश्चिम घाट पर स्थित हैं। पूर्वी घाट पर आपके कोरोमंडल तट, गोलकुंडा, काकीनाडा तट, उत्कल तट एंड नॉर्थ सरकार स्थित हैं। तो अब आपसे क्या है, मैचे के लिए पूछ ले, अब ये पूछेगा निम्नलिखित में से कोरोमंडल तट स्थित है, ठीक है ना, तो पूछ लेगा पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, ठीक है ना, कहाँ पर, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण पूछेगा, ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से लौटते हुए मानसून या पश्चिम विक्षोभ या शीतकालीन वर्षा सबसे अधिक किस तट पर होती है, तो यहाँ दे देगा मालाबार तट, कोकण तट, फिर देगा आपको आपका कोरोमंडल तट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर। ये पूछेगा निम्नलिखित में से कोपेन ने अंग्रेजी के CS से किस जलवायु को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखेंगे कोरोमंडल तट को, बस हमारी है। तो इसको AME किस किया है, मालाबार तट को। तो इस तरह से ये तट काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
क्लियर। तो इस तरह से आपको मैचिंग के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, तो आप विशेष यहाँ पर ध्यान देंगे। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से किसी का अगर टॉपिक क्वेश्चन हो मुझे बताएं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि सबसे अधिक किस तट पर डेल्टा का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है उत्कल तट कहां पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम किस तट पर स्थित है। क्लियर। तो आपको ये कमेंट करके बताने हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत का मरुस्थल। भारत का जो मरुस्थल है, इसका जो निर्माण हुआ चतुर्थक कल्प में हुआ। कब हुआ? चतुर्थक कल्प में, यानी कि प्लेस्टोसीन कल्प में हुआ। लेकिन जो भारत का जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। यह मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसमें देखते हैं। ये मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है और इसकी स्थिति में विस्तार कैसे क्या है, पहले क्या था आज क्या है। ठीक है। तो भारत का मरुस्थल तो इंडियन डिजर्ट। ठीक है। तो भारत का मरुस्थल जो फैला हुआ है वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के कितने राज्यों में? 4 राज्यों में फैला हुआ है। पहला राज्य पश्चिमी राजस्थान, दूसरा है उत्तरी गुजरात, तीसरा है दक्षिणी हरियाणा और चौथा है दक्षिणी पंजाब में विस्तृत है। ठीक है ना, यानी कि दक्षिणी पंजाब में विस्तृत है। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है कि जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान के मरुस्थल को सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का जो मरुस्थल है भारत का मरुस्थल विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता से परिपूर्ण है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मरुस्थल। तो भारत में मरुस्थल
2/3 भाग पर तथा पाकिस्तान में 1/3 भाग पर विस्तृत है। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है कि मेसोजोइक कल्प में यहां पर मेसोजोइक कल्प में यहाँ पर या तृतीय कल्प यहाँ पर 33 सागर प्रभावित होता था। या इसी का भाग था। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं भारत के मरुस्थल में 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी कि भारत का जो मरुस्थल है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर या 150 मिलीमीटर होती है। क्लियर। इसीलिए यहाँ की वनस्पति कटीली मिलती हैं। ठीक है ना। और मरुभूमि का निर्माण हुआ है। कैक्टस, नागफनी, महुआ, यहाँ पर आपका बबूल, कीकड़ आदि वृक्ष मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं। ये सारी वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों टर्सरी कल्प आया, जब टर्सरी कल्प आया तो यहाँ पर अल्पाइन भू हलचल हुई। अल्पाइन भू हलचल होने से यहाँ की जो नदियाँ थीं, नदियों ने मुख मोड़ लिया तथा यहाँ का भाग ऊपर उठा और मरुस्थल में परिवर्तन होने लगा। लेकिन यहाँ की वनस्पति
यहाँ की वनस्पति के दबने से लिग्नाइट कोयले का निर्माण हुआ। लिग्नाइट कोयले का क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्लियर दोस्तों? यानी कि जो लिग्नाइट कोयला है इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। तथा वहीं पर जीव जंतु के दबने से प्राकृतिक गैस और तेल का निर्माण हुआ और यहाँ पर इसके अवशेष भी पाए जाते हैं। इसके अवशेष भी पाए जाते हैं। सादा इसी समय आ गई। अब बात ये आती है कि जब ये सारी क्रियाएं हो ही रही थी तो यहाँ पर जब मरुस्थल का निर्माण हुआ तो कौन सा कल्प था? चतुर्थ कल्प था। कौन सा कल्प? चतुर्थ कल्प था। और चतुर्थ कल्प में भारत के मरुस्थल का एक निर्माण होता है। ठीक है ना? तो चतुर्थ कल्प में या प्लीस्टोसीन कल्प में भारत में मरुस्थल का निर्माण हुआ। क्लियर दोस्तों? यानी कि चतुर्थ कल्प है, क्वाटरनरी एरा कहलाते हैं। क्वाटरनरी एरा में या इसे प्लेस्टोसीन कल्प में भारत में मरुस्थल का निर्माण हुआ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो 33 भूषण नदी थी वो क्या है? डिस्टर्ब हुई और डिस्टर्ब होने से इसका उत्थान हुआ और उत्थान होने से फिर किसका निर्माण हुआ? आपका भारत के मरुस्थल का। जो भारत का मरुस्थल 2/3 भाग भारत में फैला हुआ है और 1/3 भाग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, यहाँ पर जो बालू है, रेत है, उससे क्या बनते हैं? बरखान बनते हैं। बरखान खान की स्थलाकृति का निर्माण हुआ। ठीक है ना? इसके बाद ढेर सारे टीले बने, छत्तरशिला, मोनाडाक, ढेर सारे बने। यहाँ पर क्या है? निर्माण होता है। ठीक है ना? दून बने। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से ये सारी जो आपकी अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ जो बरखान की स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है कहाँ पर? भारत के डेजर्ट में। और भारत का जो डेजर्ट है वो किससे भरा हुआ है? जैव विविधताओं से भरा हुआ है। क्लियर दोस्तों? क्योंकि ये जैव विविधता से लैस है। भारत में विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है तो भारत के मरुस्थल में मिलती है। ठीक है ना?
तो भारत का जो मरुस्थल है वो आपका 4 राज्यों में फैला हुआ है, हम पहले बता चुके हैं। तो पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। और आपके पड़ोसी राज्य हैं, तो आप मैप में देख सकते हैं, मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ। तो ये वाला क्षेत्र है आपका गुजरात वाला, इस तरह से ये, और इस तरह से ये फैला हुआ है यूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा है? राजस्थान। और ये वाला कौन क्षेत्र है? गुजरात। और यहाँ पर है आपका हरियाणा, और यहाँ फैला हुआ है आपका पंजाब, ठीक है ना। तो भारत में मरुस्थल जो बॉडी है वो 4 राज्यों में फैली हुई है। तो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि का निर्माण हुआ, बंजर भूमि का निर्माण हुआ। क्लियर दोस्तों। अब ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको कुछ पैटर्न बताता हूँ, देखते हैं। चलो एक बार आपको मैप में दिखाते हैं। शायद दिखाई दे रहा होगा, ये फिजिकल मैप है। और फिजिकल मैप में आपको अभी अध्ययन कराया था एक तो कोस्ट के बारे में, तो ये वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। ठीक दोस्तों, तो वेस्ट कोस्ट पर कौन सा है? अरेबियन सी है। और ईस्ट कोस्ट पर बे ऑफ बंगाल, तो बंगाली खाड़ी। और यहाँ पर हमारा ये आपका गोल्फ ऑफ कच्छ। और आपका ये कौन सा है? वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट है ये, क्लियर। और ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है आपका कच्छ का पेंसुला क्षेत्र है। और ये कच्छ का ये आपका है काठियावाड़ क्षेत्र। और ये खम्बाती खाड़ी। और ये कच्छ सर क्रीक और कोरी क्रीक यहाँ पर स्थित हैं, सर क्रीक एंड कोरी क्रीक। क्लियर दोस्तों। और ये पूरा क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर आपका है कांडला बंदरगाह, यहाँ पर आपको ये आपका पोरबंदर बंदरगाह, पोरबंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे यहाँ बंदरगाह हैं, दमन है, दीव है, ये इस तरह से फैला हुआ है। और यहीं पर एक नगर है गुजरात में, सूरत, जो ताप्ती नदी पर फैला हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र है तो सौराष्ट्र या काठियावाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये लिखा है कोकण कोस्ट। ये कौन सा है? कोकण कोस्ट। शायद दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा मैनेज करें। तो ये क्या है? कोकण कोस्ट। और कोकण कोस्ट आपका ये फैला हुआ है आपको कहाँ तक? मलप्रभा नदी तक। क्लियर है दोस्तों। तो ये कहाँ से? सूरत से लेकर के। और इसके बाद आपका है केनाई तट या कन्नड़ तट। फिर इसके बाद आता है मालाबार कोस्ट, ये आपको ये वाला क्षेत्र है। और कहाँ तक फैला हुआ है? ये आपका फैला हुआ है केप ऑफ कैमरून तक, ठीक है, यानी अर्थात कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। क्लियर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जनरली है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह प्रकार के क्वेश्चन गलत होते हैं तो हम कंपटीशन से आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ईस्ट पे देखते हैं। तो ईस्ट पे जो हमारे जो आपका है, तो ये फैला हुआ है कोरोमंडल तट। कहाँ तक? आपको फैला है कृष्णा नदी तक। और कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वहाँ तक, इसे कहते हैं गोलकोंडा तट या काकीनाडा तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गोदावरी नदी से लेकर के पूरा ये वाला फैला है उत्कल तट, ठीक है ना। कहाँ तक? महानदी तक। और महानदी से लेकर के ये वाला उत्तरी सरकार है, ठीक है। इसकी सारी हमने विशेषताएं बताई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक था, भारत का मरुस्थल। तो भारत का मरुस्थल कैसे बना, मैं स्टार्टिंग बताई, सारी कंडीशन बताई। तो मेसोजोइक से लेकर के टर्शियरी काल से लेकर के क्वाटरनरी एरा तक, यहाँ तक हमारी क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछ लेता है क्वेश्चन, कैसे से क्या बनेगा ये पता नहीं, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपका ये वाला ये पूरा डिजर्ट है,
ये डिजर्ट एरिया है, तो डिजर्ट, द डिजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया, वेस्ट राजस्थान, साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा एंड नॉर्थ गुजरात में स्थित है। ये सारी कंडीशन है, ठीक है। अब ये वाला पूरा क्षेत्र है ये वाला, तो यहाँ पर पूरा डिजर्ट है, ठीक है ना। और ये डिजर्ट सबसे अधिक जैव विविधता से भरा हुआ है, भारत में 2/3 भाग पर फैला हुआ है। इसे सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बरखान है, ठीक है ना, यहाँ पर डून बनते हैं, यहाँ पर आपके छत्तरशिला हैं, मोनोडाक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये सारी चीज़ है, ये पूछा जाता है। तो हमारा डिजर्ट बारे में आपको चर्चा की, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनता है उसकी प्रवृत्ति को समझते हैं। जिस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा आपका, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन जो है कि मालाबार तट कहाँ पर स्थित है, या ये पूछ लेगा वास्को डी गामा किस तट पर आया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछता है कयाल झील सबसे अधिक कहाँ बनती हैं, किस तट पर बनती हैं। ठीक है। नंबर 3 पूछेगा शांत घाटी किस तट पर स्थित है, ठीक है ना, ये पूछता है। चौथा क्वेश्चन बनेगा आपका कोकड़ तट कहाँ स्थित है, सीधा सवाल पूछेगा, ये बहुत इजी सवाल है। फिर पूछता है आपसे कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है, भारत में शीतकालीन वर्षा सबसे अधिक किस मंडल पर तट पर होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछ लेगा उत्कल तट कहाँ पर स्थित है। फिर पूछेगा 7वां भारत में मरुस्थल कितने भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट पूछता है भारत के मरुस्थल में कितने प्रतिशत वर्षा होती है, ठीक है ना। फिर पूछेगा विश्व में कौन सा मरुस्थल है जिस पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चनों को फॉर्मेट करें। और ये आपके अगर वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हो या आपका बड़ा एग्ज़ाम हो यूपीपीसीएस द्वारा रिलेटेड या यूपीएससी का हो, तो या आपको पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, नेट का हो, तो आपको पूरा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन हल होंगे। अदरवाइज क्वेश्चन आपके हल नहीं हो सकते। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो आज ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर? अब इससे अब जो टॉपिक आएगा, हम स्टार्ट करेंगे भारत की जलवायु। क्लियर? तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे भाई और बहनों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये इस तरह से सारी वीडियो